देश के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, एक ऐसा नाम जिसको लेकर के इस देश के करोड़ों लोग अपनी शान शौकत, अपना स्वाभिमान और अपना सम्मान उनसे जोड़ कर देखते हैं। वो उन्हें मसीहा मानते हैं, वो उन्हें अपने जीवन को बेहतर जीवन देने वाला नायक मानते हैं। लेकिन इसी देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना नायक नहीं मानते। वो नहीं स्वीकार करते कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां हर जगह दिखाई दें। हालिया मामला ग्वालियर कोर्ट का है और वो मामला अभी चल ही रहा है। आज फिर से उस पर एक बहस शुरू हो गई क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय मायावती जी ने सुबह सुबह एक ट्वीट करके ये बात बहुत सख्ती के साथ कही कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति विरोध कर रहे हैं। वो लोग क्या सोचकर विरोध कर रहे हैं और क्यों नहीं लगनी चाहिए। देश में यह बात बहस की तरफ फिर से खड़ी हो गई है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो पहले कानून मंत्री थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष जैसा एक अहम पद संभाला, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने अपने पुरखों पर होने वाले अपमान का बदला लेने वाला एक शब्द कहीं प्रयोग नहीं किया, जिन्होंने अपने ऊपर अन्याय अत्याचार का कहीं भी कोई प्रतिशोध व्यक्त नहीं किया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की किताब जब एनिलेशन ऑफ कास्ट प्रकाशित हुई थी तो महात्मा गांधी से बाबा साहब अंबेडकर का संवाद हुआ। गांधी की तमाम असहमतियों के बीच जब उनसे किसी ने कहा कि आप उनसे क्यों बात करते हैं, वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, बहुत खराब बोलते हैं, तो गांधी ने कहा कि जिस जगह खड़े होकर डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं वहां मैं होता तो उनसे ज्यादा गुस्सा, ज्यादा खराब बोलता। वो एक ऐतिहासिक वंचना का शिकार हमारा समाज ऐसा रहा है जहां वो आक्रोश पैदा होता है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में वो आक्रोश कहीं भी व्यक्त नहीं किया और बहुत सलीके से उन्होंने आजाद भारत की एक बुनियाद रखी। बाबा साहब के नेतृत्व में एक संविधान बना और देश में 2015 से 26 नवंबर की तारीख को संविधान दिवस के रूप में माना जाता है, जिस दिन इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। संविधान एक ऐसा दस्तावेज जिससे देश चलता है। हालांकि जिस दौर में हम ये बात कर रहे हैं, खुले आम इस देश में संविधान को बदलने, संविधान को जलाने, संविधान को खत्म कर देने, इसके भाषण दिए जाते हैं, इस पर चुनाव लड़े जाते हैं और आज भी बहुत सारे लोग मनुस्मृति को मान करके संविधान से ऊपर मनुस्मृति को रखते हैं। वही मनुस्मृति जिसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जला दिया था, वो इतना खराब ग्रंथ है। और जैसे ही ग्वालियर प्रकरण सामने आया, देश भर में लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग ये सवाल पूछने लगे कि वो कौन लोग हैं जो बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को नहीं लगने दे रहे और क्या वजह है। सुप्रीम कोर्ट में वो प्रतिमा लग चुकी है, जबलपुर हाई कोर्ट में प्रतिमा लग चुकी है, देश के कोने कोने में बाबा साहब की प्रतिमाएं हैं और वो कौन लोग हैं जो ग्वालियर कोर्ट में उसे लगने नहीं देना चाहते। और वो सारे के सारे सवर्ण लोग नजर क्यों आते हैं। और जैसे ही यह बहस सोशल मीडिया पर आना शुरू हुई, कुछ सवर्णों ने इस कुंठा में कि डॉक्टर अंबेडकर के कद को घटाया जाए, डॉक्टर अंबेडकर को कमतर दिखाया जाए, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान सभा की बहसों में, संविधान की प्रारूप समिति की भूमिका में छोटा दिखा दिया जाए, उस समय यह बहस फिर से शुरू हो गई कि असली क्रेडिट बाबा साहब को नहीं जानी चाहिए, असली क्रेडिट वो BN राव को मिलने चाहिए। आज एक बड़े ऐतिहासिक संदर्भों के साथ और उस संविधान सभा की पूरी बहस की किताब के साथ, उसका एक वॉल्यूम मेरे हाथ में है जो वॉल्यूम संख्या है 10 से 12, पुस्तक संख्या 8, संविधान सभा के वाद विवाद, जिसमें अक्टूबर 1949 से जनवरी 1950 तक का आखिरी का हिस्सा है। और उन किस्सों में मैं वो कोट भी पढ़ना चाहूंगा, मगर सबसे पहले ये विचार होना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो बाबा साहब को कमतर दिखाना चाहते हैं। एक शेर बड़ा मौजू है, फिर इस बात को तफसील से कहते हैं कि सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप, आपका मेयार देखा कितने मेयारी हैं आप, उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। बहुत सारे लोग इस वक्त
जिस समय सत्ता तानाशाही रुख अख्तियार कर लियो, जिस समय बाबा साहब अंबेडकर के सपनों के विरोध में पूरा देश, कभी हिंदू राष्ट्र, कभी सवर्ण वर्चस्व, कभी आरक्षण को खत्म कर देना, कभी लिटरल एंट्री, कभी एनएफएस, कभी सरकारी नौकरी, सरकारी शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेच देना, पीडीए के लोगों, वंचित शोषित जमात के लोगों को हक हिस्सा न मिले, इसके खिलाफ माहौल बनाना, एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ माहौल बनाना, और खास किस्म से तलवार लहराते हुए पूरे देश में वो पुराना शासन लौटाने की मंशा रखना जो मनुस्मृति को अपना आदर्श मानता हूं। उन्हें सबसे पहले एक संदर्भ देता हूं। संविधान सभा की बहस में नवंबर 1949 को ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य टीटी कृष्णमाचारी ने एक वाक्य कहा था, उसे गौर से सुनिए। संभवतः सदन इस बात से अवगत है कि आपने ड्राफ्टिंग कमेटी में जिन 7 सदस्यों को नामित किया है उनमें एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह अन्य सदस्य आ चुके हैं। एक सदस्य की इसी बीच मृत्यु हो चुकी है और उनकी जगह कोई नए सदस्य नहीं आए हैं। एक सदस्य अमेरिका में थे और उनका स्थान भरा नहीं गया। एक अन्य व्यक्ति सरकारी मामलों में उलझे हुए थे और वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे थे। एक दो व्यक्ति दिल्ली से बहुत दूर थे और संभवतः स्वास्थ्य की वजहों से कमेटी की कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं ले पाए। सो कुल मिलाकर यही हुआ है कि इस संविधान को लिखने का भार डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर ही आ पड़ा है। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हम सबको उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को इतने सराहनीय ढंग से अंजाम दिया है। संविधान सभा की बहस खंड 7 पृष्ठ 231, यानी टीटी कृष्णमाचारी जो उसी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने तो बहुत पहले वो जवाब दे दिया था कि डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका क्या है। अगर फुर्सत मिले तो इन तमाम जातिवादियों को, अनपढ़ कुपढ़ जातिवादियों को संविधान सभा की बहसों को पलटकर देख लेना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को और बढ़ाना नहीं चाहता। लेकिन उसके पहले कि मैं डॉक्टर अंबेडकर का अपना नरेशन आपको पढ़कर सुनाऊं, जरा एक बड़े विद्वान क्रिस्टोफ जेफरले एक बाबा साहब की जीवनी वाली किताब में क्या लिखते हैं, गौर से सुनिए। क्रिस्टोफ जेफरले लिखते हैं कि हमें ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका का एक बार फिर आकलन करना चाहिए। यह कमेटी सिर्फ संविधान के प्रारंभिक पाठों को लिखने के लिए जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि उसको यह जिम्मा सौंपा गया था कि वह विभिन्न समितियों द्वारा भेजे गए अनुच्छेदों के आधार पर संविधान का लिखित पाठ तैयार करे, जिसे बाद में संविधान सभा के सामने पेश किया जाए। सभा के समक्ष कई मसवदे पढ़े गए और हर बार ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों ने चर्चा का संचालन और नेतृत्व किया था। अधिकांश बार यह जिम्मेदारी अंबेडकर ने ही निभाई थी। क्रिस्टोफ जेफरले, भीमराव अंबेडकर एक जीवनी, पृष्ठ संख्या 130। और इस सब के बाद एक बड़ा शख्स जो विदेश से डिग्री लेकर के लौटा, इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए प्रमुख समाजशास्त्री प्रोफेसर गेल आम्वेट लिखती हैं कि संविधान का प्रारूप तैयार करते समय अनेक विवादित मुद्दों पर अक्सर गर्मा गर्म बहस होती थी। इन सभी मामलों के संबंध में अंबेडकर ने चर्चा को दिशा दी, अपने विचार व्यक्त किए और मामलों पर सर्वसम्मति लाने का प्रयास किया। देश से लेकर के विदेश तक, संविधान सभा के सदस्यों से लेकर के बाहर के लोगों तक कितना कुछ डॉक्टर अंबेडकर के समर्थन में कहा गया। यहां तक कि संविधान निर्माण के कुछ साल बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार किया कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के कुशल पायलट की भूमिका निभाई। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जैसे अहम पद पर जो दूसरे शख्स थे, उनका नाम था बेनेगल नरसिम्हा राव, यानी BN राव। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदा भी तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। दूसरे सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर यानी AK अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे और उन्होंने संविधान के कानूनी पहलुओं पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद उनके बारे में बहुत अहम कई बातें कही हैं। उन सब के बाद आपको ले चलता हूं कि खुद डॉक्टर अंबेडकर क्या इस गुमान में, किसी तरह के अहंकार में कोई और बात कह रहे थे? नहीं, उन्हें पता था
कि वो पहले कानून मंत्री रहते कौन सी भूमिका निभाकर इस देश के वंचित शोषित समाज को कितना बड़ा अधिकार दे सकते थे, और फिर वो पूरी कोशिश करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूल संविधान जैसा चाहते थे वैसा तो बन भी नहीं पाया। स्टेट और माइनॉरिटी नामक किताब में वो प्रस्ताव शामिल है जैसा संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बनाना चाहते थे। कई तरह के दबावों के बीच, कई तरह की मुश्किलों के बीच वो जितना बेहतर कर पाए वो संविधान उन्होंने उस प्रारूप समिति के प्रमुख के नाते बनाया। लेकिन आखिरी भाषण 25 नवंबर 1949 के डॉक्टर अंबेडकर के भाषण को प्रिंट कराकर पढ़ना चाहिए, उस पर तो अलग से शोध होना चाहिए। लेकिन मैं इस गहमा गहमी अहंकार, जातिवादी बोध, सामंती मानसिकता, मनुस्मृति वाली मानसिकता के नैरेटिव के सामने कि डॉक्टर अंबेडकर का तो कोई योगदान ही नहीं है, ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर का इतना अहम योगदान होने के बावजूद प्रमाण मिल रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका कितनी अहम है। इस सब के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं, वो आज के जातिवादी, सामंती, अनपढ़ कुपढ़ लोगों को गौर से सुनना चाहिए। सुनिए डॉक्टर अंबेडकर के ऐतिहासिक भाषण 25 नवंबर 1949 का यह वाला हिस्सा। जो श्रेय मुझे दिया गया है उसका वास्तव में मैं अधिकारी नहीं हूं, उसके अधिकारी श्री BN राव भी हैं, जो इस संविधान के संवैधानिक परामर्शदाता हैं और जिन्होंने मसौदा समिति के विचारार्थ संविधान का एक मोटे रूप में मसौदा भी तैयार किया। कुछ श्रेय मसौदा समिति के सदस्यों को भी मिलना चाहिए, जिन्होंने, जैसा कि मैं कह चुका हूं, 141 दिन तक बैठक की और उसके नए सूत्र खोजने के कौशल के बिना तथा विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति सहनशील तथा विचारपूर्ण सामर्थ्य के बिना इस संविधान बनाने का यह कार्य इतना सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो पाता। सबसे अधिक श्रेय संविधान के मुख्य मसौदा लेखक श्री SN मुखर्जी को है। बहुत ही जटिल प्रस्तावनाओं को सरल से सरल और स्पष्ट से स्पष्ट वैध भाषा में रखने की उनकी योग्यता की बराबरी कठिनता से की जा सकती है और न कठिन परिश्रम करने की उनकी सामर्थ्य की तुलना की जा सकती। इस सभा के लिए वे एक देन स्वरूप थे। यदि उनकी सहायता न मिलती तो इस संविधान को अंतिम रूप देने में इस सभा को कई और वर्ष लगते। श्री मुखर्जी के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को भूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि उन्होंने कितना कठिन परिश्रम किया है और किस प्रकार उन्होंने कभी कभी आधी रात के बाद तक भी काम किया है। उनके श्रम और सहयोग के लिए मैं उन सब को धन्यवाद देता हूं। आगे डॉक्टर अंबेडकर अपने भाषण में एक जगह एक और जिक्र करते हैं। यदि इस पक्ष के अनुशासन को सब लोग मान लेते, मसौदा समिति का कार्य बहुत ही कठिन हो जाता यदि यह संविधान सभा विभिन्न विचार वाले व्यक्तियों का एक समुदाय मात्र होती, एक उखड़े हुए फर्श के समान होती, जिसमें कहीं एक काला पत्थर होता तो कहीं सफेद, और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक समुदाय स्वयं अपने को विधिवेत्ता समझता। सिवा उपद्रव के और कुछ नहीं होता। सभा में कांग्रेस की उपस्थिति ने इस उपद्रव की संभावना को पूर्णतया मिटा दिया और इसके कारण कार्यवाहियों में व्यवस्था और अनुशासन दोनों बने रहे। कांग्रेस पक्ष के अनुशासन के कारण ही मसौदा समिति यह निश्चित रूप से जानकर कि प्रत्येक अनुच्छेद और प्रत्येक संशोधन का क्या भाग्य होगा, इस संविधान का संचालन कर सकी। अतः इस सभा में संविधान के मसौदे के शांत संचालन के लिए कांग्रेस पक्ष ही श्रेय के अधिकारी है। यदि इस पक्ष के अनुशासन को सब लोग मान लेते तो संविधान सभा की कार्रवाई बड़ी नीरस हो जाती। यदि पक्ष के अनुशासन का कठोरता से पालन किया जाता तो यह सभा जी हुजूरों की सभा बन जाती। सौभाग्यवश कुछ द्रोही थे। श्री कामत, डॉक्टर PS देशमुख, श्री सिंधवा, प्रोफेसर सक्सेना और पंडित हृदय नारायण कुंजरू का भी उल्लेख करना चाहिए। जो प्रश्न उन्होंने उठाए वे बड़े सिद्धांतपूर्ण थे। उनके सुझावों को स्वीकार कर लेने के लिए मैं तैयार नहीं था। इस बात से उनके सुझावों का मूल्य कम नहीं होता और न उनकी इस सेवा में कोई कमी आती है जो उन्होंने इस सभा की कार्रवाई को रोचक बनाने में की है। मैं उनका भी कृतज्ञ हूँ। यदि वे न होते तो मुझे वह अवसर नहीं मिलता जो मुझे इस संविधान में निहित सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए मिला और जो संविधान के पारित करने के यंत्रवत कार्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण था। डॉक्टर अंबेडकर खुद क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस भाषण के पहले उस संविधान सभा में एक बार नहीं कई बार डॉक्टर अंबेडकर की अहमियत बताई जा चुकी थी।
उस संविधान सभा के बाद में भी ये अहमियत बताई गई। कई ऐसे मुद्दे थे, कई ऐसे मूल्य थे जो डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ करके स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को संविधान के मूल में स्थापित कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर अपने से क्रेडिट छीन करके लेने वाले शख्स नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर ने उन कर्मचारियों तक को याद किया, उन्हें धन्यवाद दिया जिन्होंने आधी आधी रात को जाग करके इस संविधान सभा की बहसों में शामिल होकर के इसे आसान बनाया। डॉक्टर अंबेडकर जमीन से संघर्षों से निकल कर आए थे। वो दूसरे के हिस्से की क्रेडिट छीन करके नहीं, वो दूसरों को अपने हिस्से की क्रेडिट दे करके बड़े हुए हैं। वसीम बरेलवी का एक शेर अगर समझ में आए तो उन अनपढ़ कुपढ़ जातिवादियों के लिए है कि अपने हर लफ्ज का खुद आईना बन जाऊंगा, तुझको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा बन जाऊंगा। कुछ लोगों को यह गुमान है कि एक को बड़ा करने के लिए दूसरे को कद घटाना पड़े। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे शख्स हैं जिनके बगल में खड़े होकर किसी का कद घटता नहीं, बढ़ता है। और बड़ा वही है जो अपने पास और अपने साथ के लोगों को छोटा महसूस ना होने दे। इस तरह के भ्रम से बचिए और डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को करीब से जानना पहचानना हो। हजारों पन्ने लिखे हैं डॉक्टर अंबेडकर ने, जाने कितनी किताबें लिखी हैं डॉक्टर अंबेडकर ने। आज आप रोकोगे तो कल उन किताबों को गांव-गांव पढ़ने लगी जनता तो कैसे रोक सकोगे। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में उनकी छवि खराब करके, उनकी मूर्ति लगने से रोक करके उनका मिटाया नहीं जा सकता। महात्मा ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी में एक वाक्य लिखा है जो मेरा सबसे प्रिय वाक्य है कि हथेली से सूरज नहीं ढका जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर जो थे उससे और बड़े बन करके निकलेंगे, लेकिन वो कहते थे नायक पूजा नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर को पूजने की जरूरत नहीं, उन्हें पढ़ने की जरूरत है। पढ़ें और अपने दिमाग की गुलामियों को दूर करें और इंसान बने। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन यानी घंटी के बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। और अगर आप ज्वाइन करते हैं हमारे चैनल को तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।